वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है और आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। और मॉडर्न हिस्ट्री में हमारी ये क्लास पहली होने वाली है जिसमें हम औरंगजेब की डेथ के बाद से क्लास अपनी शुरू करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट हैं, है ना, और उनकी ये पहली क्लास है तो वेलकम। आप शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की पहली क्लास है और आप जुड़ रहे हैं। जब तक ये क्लास ख़त्म होगी मॉडर्न हिस्ट्री की, जब लास्ट क्लास होगी तब तक आपको बहुत कुछ क्लियरिटी आ जाएगी, बहुत चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। शायद ही कुछ ऐसा रह जाए जो आपके एग्ज़ाम में कवर ना हो, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि 100% कवर कराऊँ और आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराऊँ। देखो यूजुअली होता क्या है कि जो हमारे हिस्ट्री है वो स्कूलों में इस तरीके से पढ़ाई जाती है कि वो बोरिंग लगने लगती है, आदमी उब जाता है, नींद आने लगती है। असल में हिस्ट्री ऐसी है नहीं, जैसी बताई जाती है वैसी हिस्ट्री है नहीं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जिस तरीके से हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस में हर चीज़ का एक लॉजिक होता है, रीजनिंग होती है, सेम तरीके से हिस्ट्री में भी हर चीज़ का, हर इवेंट का एक लॉजिक होता है। अब ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि सर जो साइंस पढ़ रहे हैं ये हमारे फ्यूचर में काम आएगी, लेकिन हिस्ट्री पे फ्यूचर में तो काम आनी नहीं है ना। तो हम क्यों पढ़ें? और इतना अगर पढ़ भी लें, चलो एग्जाम में दे ही रखा है, तो इतना जोर लगा क्यों पढ़ें, क्यों इतना दिमाग में भरें? तो बात यह है बच्चे, जो हिस्ट्री होती है ना हमारी, तो हिस्ट्री हमें ये नहीं बताती कि हमें इसका इस्तेमाल भविष्य में कहाँ करना है, लेकिन हाँ हिस्ट्री में ये पढ़ के आपको ये पता चल जाएगा कि जो गलतियाँ, जो चीज़ें हम कर चुके हैं उन्हें हम दोहराएं ना, है ना, उनका रिपीटिशन ना हो। कोई आपको बरगलाए ना, कोई आपको मिस इन्फॉर्म ना करे। इन चीज़ों के लिए आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस देश से ताल्लुक़ रखते हैं, उस देश का इतिहास क्या है, वहाँ के लोगों का कल्चर कैसा है, एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए। नहीं तो देखो क्या था कि जब अंग्रेज़ इंडिया में आए तो इंडिया के लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ते थे, ये तुम्हारी तरह और ही हुआ करते थे, ये हिस्ट्री नहीं पढ़ते थे, इन्हें कोई लेना देना नहीं था हिस्ट्री से, ठीक है। लेकिन जब अंग्रेज़ इंडिया में आए तो इन्होंने कहा कि यार तुम्हारा तो कोई इतिहास ही नहीं है, तुम तो बेसहारा हो, अनाथ हो, तुम तो जाहिल हो, गवार हो, तुम्हारे यहाँ तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। और क्योंकि उन्होंने कहा और हम मान गए, कारण ये था कि हमारे पास कुछ एविडेंस ही नहीं थे। अगर उस समय हमें अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता होता, अशोक के बारे में पता होता, मौर्यन कल्चर, गुप्ता के कल्चर के बारे में पता होता, तो हम ये बोल सकते थे कि नहीं नहीं देखो सर ऐसा है कि हम ज़्यादा एडवांस रहे हैं हमेशा से तुमसे, तुम नहीं रहे एडवांस इतने। लेकिन हमें क्योंकि पता नहीं था तो सामने वाले ने आया और हमको कहा कि तुम अंडर डेवलप्ड हो, तुम गरीब हो, तुम नीच हो, तुम अनएजुकेटेड हो, सब तरीके जो आरोप लगा सकता था हमें लगाया, हमें डिमोरलाइज किया और गुलाम बना के रखा, हमें एक्सप्लॉइट किया। तो एटलीस्ट आपके पास अपनी संस्कृति से, अपने देश के, अपने महापुरुषों के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपका देश किस परिस्थिति से होकर गुजरा है। और आज आपको जो हिंदुस्तान मिला है, बड़ा आसान होता है ब्लेम करना किसी को भी कि देखो यार चाइना आज आज़ाद हुआ था और हम भी आज़ाद हुए, और चाइना कितना आगे निकल गया, हम कितने पीछे रह गए। तो उसका एक देखो हमारी सोसाइटी कैसी है, तो वो सब चीज़ें कैसे मिलेंगी आपको जानने को, हिस्ट्री से मिलेंगी, ठीक है। तो हमारी सोसाइटी में चाइना की सोसाइटी में अंतर है, हमारी कल्चर उनके कल्चर में अंतर है, हमारी वैल्यूज़ उनकी वैल्यूज़ में अंतर है। तब हम इस स्तर पर आए हैं। क्या हमें हिंदुस्तान मिला था, क्या हमने बनाया, और जो मिला था उससे पहले हम क्या रहे थे। तो ये पूरी एक जर्नी है हमारी सिविलाइजेशन की, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। चलिए, अच्छा देखो एक और चीज़ होती है, जो आज आप मॉडर्न वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उनका कहीं ना कहीं रूट हिस्ट्री में होता है। आज की जो प्रॉब्लम है उनका रूट आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेगा, और हिस्ट्री और बहुत ज़्यादा गहराई से देखोगे तो आपको उसका सॉल्यूशन भी वहाँ देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आज आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी न किसी टाइम पीरियड में फेस की गई होगी और उसका सॉल्यूशन भी निकाला गया होगा। मोस्टली क्या है कि देखो वो कहते हैं ना कि दुनिया गोल है ना, तो दुनिया गोल के साथ समय भी एक तरीके से गोल ही है, ये खुद को रिपीट करता है। आज आप जिस परिस्थिति में हो, इस परिस्थिति में हिंदुस्तान पहले भी रहा होगा, या हिंदुस्तान नहीं रहा होगा तो कोई और कंट्री रही होगी। उन्होंने क्या तरीके अपनाए, उसका क्या इम्प्लीकेशन निकला, हम दूसरों की गलती से सीख भी सकते हैं और एक बेहतर सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं। चलिए, तो भाषणबाजी बहुत हो गई, क्लास को शुरू करते हैं। देखो यूजुअली क्या है कि हमारी जो हिस्ट्री है
3 मेजर ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड है। एक तो हमारी एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। अच्छा, एक और चीज समझना, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इंसान जो मानव सभ्यता है उसके हमें साक्ष्य कब से मिलते हैं, उसके एविडेंस हमें कब से मिलते हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशंस के। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी अब तक की सबसे पुरानी खोज है कि ठीक है साहब, इससे पहले हमने ह्यूमंस के जो एविडेंसेस हैं, उनके तौर तरीकों के एविडेंस हैं, वो हमें नहीं मिले। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले इंसान नहीं हुआ करते थे, होते थे। उन्हें हम बोलते थे प्री हिस्टोरिक। उस रीजन को क्या बोलते थे? प्री हिस्टोरिक, यानी इतिहास से भी पहले का इतिहास। एक तरीके से जब से हम ग्रंथों को लिखना शुरू किए हैं, राइटिंग्स लेकर आए हैं, स्कल्पचर्स लेकर आए हैं, एविडेंसेस जुटाने शुरू किए हैं, उससे उस टाइम पीरियड को बोला जाता है हिस्ट्री। ठीक है, तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशंस, आपको महाजनपद, ये सब देखने को मिलेंगे। इंडो इस्लामिक्स आपको देखने को मिलेंगे, आपको ये मुगल्स देखने को मिलेंगे, देन आपको ये अंग्रेज देखने को मिलेंगे। यहाँ तक सबके एविडेंस हैं हमारे पास, सबकी चीज़ें हैं, एविडेंस हैं, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशंस के पहले के एविडेंस नहीं है हमारे पास। ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसी थी नहीं जानकारी है। कुछ फॉसिल्स मिलते हैं, कुछ जानवरों के फॉसिल्स मिलते हैं, कुछ ह्यूमंस के फॉसिल्स मिलते हैं। ये पूरा अभी भी खोज चल रहा है। तो जिस चीज़ के बारे में नहीं जानकारी है गहराई में, उसे हमने बोल दिया प्री हिस्टोरिक। भैया ये इतिहास से भी पहले की बात है। हिस्ट्री के हमने 3 पार्ट्स कर लिए, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न में भी हमने 2 पार्ट कर लिए, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, यानी 1947 आज़ादी से पहले का इतिहास और आज़ादी के बाद का इतिहास। देखो, सपोज करो कि आप गुप्ता पीरियड में हो या मॉडर्न टाइम पीरियड में हो, उस समय के लोग क्या कहते होंगे अपने टाइम पीरियड को? मॉडर्न टाइम पीरियड बोलते होंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम बहुत मॉडर्न एज में हैं, तो उस समय के लोग भी बोलते होंगे। तो मॉडर्न जो शब्द है, ये कहीं रुका हुआ शब्द नहीं है, ये लगातार चलता रहता है। मुगल्स के टाइम पे मुगल्स अपने आप को मॉडर्न बोलते होंगे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे दिल्ली सल्तनत के लोग अपने आप को मॉडर्न बोलते होंगे। उससे पहले जाओगे अशोक अपने आप को मॉडर्न बोलते होंगे। उससे पहले जाओगे तो वैदिक कल्चर आया था, तो वैदिक कल्चर के लोग अपने आप को मॉडर्न बोलते होंगे। तो मॉडर्न क्या है? वो धीरे धीरे शिफ्ट होता रहता है। क्या है? शिफ्ट हो रहा है ना। तो अभी फिलहाल के लिए जिस एरा में आप जिंदा हो, ठीक है, वहाँ का हम जो मॉडर्न हिस्ट्री कंसीडर करते हैं, वो कंसीडर करते हैं फ्रॉम द 1707 से आज तक, टिल टुडे। हो सकता है कि आज से 200 साल बाद, 500 साल बाद मॉडर्न हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो जाए। मे बी द पॉसिबिलिटी, बहुत अधिक संभावना भी यही है कि हो सकता है कि जब आप 300 साल बाद आपके जो बच्चे हैं इतिहास पढ़ें, तो ये संभावना ये है कि हो सकता है कि तब मॉडर्न जो टाइम पीरियड की शुरुआत हम 1947 से करें, या हो सकता है 2000 से करें। तो ये टाइम पीरियड चेंज होता है, तो मतलब कुछ फिक्स नहीं है। एंशिएंट जहाँ से शुरू नहीं होता, जहाँ से जानकारी नहीं है, वो पूरा टाइम पीरियड एंशिएंट में डाल दिया। कब तक डाल दिया? 635 AD तक। यानी एक हर्षवर्धन नाम के राजा हुए, ठीक है, जिन्हें किंग हर्ष बोला गया या किंग हर्षा बोला गया। इंग्लिश की यही बड़ी समस्या है, वो नाम को बिगाड़ देता है। ठीक है, तो उनके टाइम पीरियड तक, उनके कार्यकाल तक, उनके राज्य तक हमने टाइम पीरियड डिवाइड कर दिया। अब ऐसा कहीं कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन बैठे और उन्होंने कहा कि यार एक काम करो, हिस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है, इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दो ताकि हमको पढ़ने में समझने में आसानी हो जाए। ठीक है,
तो जहाँ से पता नहीं है वहाँ से 635 AD तक हमने एंशिएंट को कवर कर लिया। 636 AD से हमने 1706 तक हमने मान लिया मेडिवल टाइम पीरियड, ठीक है, मेडिवल टाइम पीरियड को मान लिया। अब ध्यान रखना, ये मान लिया है हमने, अभी फिलहाल के समय की बात कर रहा हूँ। हो सकता है 2000 साल बाद मेडिवल का टाइम पीरियड बढ़ जाए, है ना, बढ़ जाए, संभावना भी है। जैसे मॉडर्न का टाइम पीरियड उस समय चेंज हो गई होगा, 2000 साल बाद कौन इतना इतिहास डेप्थ में पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। तो उस समय भी टाइम इंसान तो रहेंगे ही, तो ये चेंज हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी आप यही मान के चलेंगे कि ये कुछ टाइम पीरियड रहा है, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं कि जो टाइम पीरियड जो डिवाइड किया है हिस्ट्री का, इसको हम डिवाइड करते हैं किसी कुछ बेसिस हमने देख रखे हैं। जैसे कोई बहुत बड़ी इवेंट घटित होती है, उस इवेंट के घटने से, कुछ इवेंट होने से क्या होता है कि जो कोर्स ऑफ एक्शंस हैं वो चेंज हो जाते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन चेंज हो जाते हैं, बहुत बड़ी तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं, बहुत बड़े चेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो हम उसे एक रिमार्केबल पॉइंट मान के चलते हैं और वहीं से हम हिस्ट्री का डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मॉडर्न की बात करें तो 1707 वो टाइम पीरियड है जहाँ पर औरंगजेब की डेथ हुई थी। इसके बाद से जो मुगल किंग आए वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे और बहुत लंबे समय तक रूल नहीं कर पाए। देन हम देखते हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल्स एंड एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, क्योंकि औरंगजेब के टाइम तक जो पावर्स हैं काफ़ी स्टेबल्स थी, काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में थे, ठीक है। लेकिन इनके डेथ के बाद सडन चेंजेस आना शुरू करते हैं, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 साल में बहुत बड़े बड़े चेंजेस, मतलब सडन चेंजेस आने शुरू करते हैं, चेंजेस की रफ्तार तेज हो जाती है। औरंगजेब के टाइम तक कांस्टेंट चीज़ चल रही थी सर, ना खास बदलाव नहीं हो रहे थे, उसने अपनी पावर से चीज़ें कंट्रोल कर रखी, ठीक। अब जो 1707 का टाइम है, हम हिस्ट्री में सिर्फ एक एम्पायर को नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं उस समय की कंटेम्पररी कंडीशंस को। कंटेम्पररी कंडीशंस में बात करूं तो अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया में, हम देख पाएंगे कि बहुत बड़े एरिया पर मुगल्स राज कर रहे थे। इसके अलावा मुगल्स के अलावा भी कई सारे राजा थे, हम उनके बारे में भी जानेंगे, कंटेम्पररी चीज़ें भी लेकर चलेंगे। तो अगर हम देखें औरंगजेब के टाइम तक हमारे पास 4 मेजर प्लेयर देखने को मिलते हैं, 4 मेजर प्लेयर्स। कौन कौन? पहले खुद मुगल्स, सिख, राजपूत, मराठास, ठीक है। ये उस समय, हालांकि और भी छोटे छोटे राजा थे लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं थे। ये 4 मेजर प्लेयर हैं जिनके एक मूवमेंट से पूरा इतिहास चेंज होता है, सीमाएं चेंज हो जाती हैं, पॉलिसी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो 4 मेजर उस समय प्लेयर हुआ करते थे, सबसे बड़े मुगल्स, देन सिख, राजपूत, मराठा, ठीक। जब मुगल्स कमजोर होते हैं, ध्यान रखना, जब मुगल्स कमजोर होते हैं तब होता यह है कि मुगल्स के टाइम पे जो पावर्स थी वो इमर्ज होती हैं, ठीक है। छोटे छोटे नए राजा, नए प्रिंसली स्टेट्स बनने शुरू होते हैं, जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, और भी छोटे छोटे डेवलप होते हैं। फिलहाल आप ये देखो कि जब बड़े प्लेयर्स, जब कोई बड़ा प्लेयर गिरता है, ध्यान रखना, जब कोई बड़ा साम्राज्य टूटता है
तो कई छोटे छोटे साम्राज्य खड़े होते हैं, कई छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स खड़े हो जाते हैं। तो यही हमने, और ये जो ट्रेंड है ये हर बार होता है। आज को अगर हम देखें, इंडियन गवर्नमेंट अगर कमज़ोर हो जाए, भारत सरकार अगर कमज़ोर हो जाए, तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत से इंडियन स्टेट्स अलग अलग देश की मांग करना शुरू कर देंगे। जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर इंडिया से अलग होने की बात करेगा, तमिलनाडु इंडिया से अलग होने की बात करेगा, आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इंडिया से अलग होने की बात करने लगेंगे। आपके जो भी जिसको भी लगता है कि वो इंडिपेंडेंट रह सकता है, वो सब भारत इंडिया एज यूनियन इसे छोड़ देंगे, भारत को छोड़ देंगे, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इंडिया के बहुत अच्छे भली भांति उन्होंने इतिहास पढ़ा था, उन्हें पता था कि अगर हमने सेंटर को कमज़ोर किया तो फिर हिंदुस्तान ही नहीं बचेगा। तो इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा सेंटर की जो पावर्स हैं वो ज़्यादा रहती हैं, और हम सेंट्रलाइज्ड वे में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, सेंटर बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए स्ट्रांग बनाया गया है। ठीक है, चलो कुछ फैक्ट्स हैं। देखो, औरंगजेब की हम बात कर रहे थे। अब ये जो औरंगजेब है, इसके पिताजी का नाम क्या था? शाहजहां। अब ये शाहजहां वही है जिसने ताजमहल बनवाया था, जिसने लाल किला बनवाया था। ठीक है, उनका लड़का कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं मुई उद, मैं लिख देता हूं, मुही अल दीन मोहम्मद। मुही अल उद्दीन मोहम्मद। एक और नाम है इसका आलमगीरी। ठीक है, क्या है? आलमगीरी। औरंगजेब कब से काम करता है? तो देखो, औरंगजेब की वैसे बर्थ तो हुआ था उसका 3 नवंबर 1618 में। ठीक है, 3 नवंबर 1618। लेकिन उसका शासनकाल यानी रेन, उसका रेन कब से शुरू होता है? 1658 से लेकर 1707 तक, लगभग ये 50 साल राज करता है। ठीक है, कब? लगभग 50 साल राज करता है। और जब ये राजा बना था तब तक लगभग ये 40 साल का आसपास का ये रहा होगा। ठीक है, तो जब ये मरा तो लगभग 90 साल की उम्र में ये मरा। तुम समझ रहे हो एक चीज़? उस समय तुम ये मान के चलो कि जो शादियां होती थी काफ़ी अर्ली एज में हो जाती थी। तो औरंगजेब का जो बेटा होगा, सपोज करो कि उसने औरंगजेब ने शादी की और बच्चा हो गया, तो औरंगजेब का जो लड़का होगा और वो जब गद्दी पर बैठेगा तब तक उसकी उम्र 60 साल हो चुकी थी। औरंगजेब 40 साल की उम्र में राजा बना और औरंगजेब का लड़का जो है वो 60 साल 65 साल की उम्र में राजा बनता है। और सोचो, जो 65 साल में राजा बनेगा, हमारे यहाँ रिटायर हो जाते हैं लोग। ठीक है, खैर, ये कौन सा रूलर था औरंगजेब? दैट इज वन 6th रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। कौन था ये? 6th रूलर। ठीक, औरंगजेब के बाद राजा बनता है, मैंने बताया इसका बेटा राजा बनता है। क्या नाम था उसका? बहादुर शाह। क्या नाम है इसका? बहादुर शाह। बहादुर शाह कब राजा बनता है? जाहिर सी बात है इनके मरने के बाद ही राजा बनेगा। 1707 से कब तक? 1712 तक, यानी 5 साल ही ये राज कर पाता है और फिर मर जाता है। वो ऑब्वियसली उम्र भी है। और ठीक है, अब ये जो बहादुर शाह जब राजा बनता है ना, तो ये कुछ नए चेंजेस लेकर आता है। चेंजेस क्या लेकर आता है? जो औरंगजेब करता रहा, औरंगजेब बेसिकली जाना जाता है अपनी क्रूरता के लिए। ठीक है, जाना जाता है अपनी पॉलिसीज, हार्श पॉलिसीज़ को लेकर।
तो मैंने आपसे ये कहा था कि औरंगजेब के टाइम पे 4 मेजर पावर्स हुआ करती थी, सिख, राजपूत, मराठा। क्योंकि मुगल्स पावरफुल थे तो इनके साथ कैसा सलूक करेंगे ये मुगल्स डिसाइड करते थे। तो औरंगजेब बहुत हार्श सलूक करता था सिख के साथ, राजपूत के साथ और मराठा के साथ, जिससे हुआ ये कि लगातार औरंगजेब और मराठा, राजपूत, सिख इनके साथ युद्ध चलते रहे। औरंगजेब ने पूरी जिंदगी लड़ाई की है, पूरी जिंदगी, उसे शांति मिली ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से लड़ाई कर रहे हैं तो आपका पैसा भी कम हो गया है ना, और आप ये सेना भी कुछ कमज़ोर पड़ेगी। ठीक है, पैसे ख़त्म होंगे। तो जब औरंगजेब मरा तो खाली खजाना छोड़कर मरा। बहादुर शाह को कुछ नहीं मिला, पूरा खजाना खाली मिला। अब बहादुर शाह ने बोला कि मेरा बाप जो करता रहा मैं भी वैसे करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पैसा खत्म हो चुका है। क्या किया जाए, अब वॉर कर नहीं सकते तो सबसे आसान तरीका यह है कि अभी वॉर को टाल दो। कैसे टाल दो? पीस ट्रीटी साइन कर लो, शांति स्थापित कर लेते हैं। तो और बहादुर शाह ने जो पॉलिसीज अपनाई वो मोस्टली कंसिलिएशन की पॉलिसी थी। कंसिलिएशन यानी मंडवाली कर लेते हैं, आपस में बातचीत कर लेते हैं, तुमको जो चाहिए हमको जो चाहिए, इसमें थोड़ा मोलभाव कर लेते हैं। ठीक है, पीस की पॉलिसी अपनाई। रिजल्ट ये निकला इसकी पॉलिसीज को लेकर कि जो अंबेर है और मारवाड़, ठीक है, अंबेर और मारवाड़, ये जय सिंह और अजीत सिंह को दे दिए गए। अंबेर दे दिया गया जय सिंह को और मारवाड़ दे दिया गया अजीत सिंह को। ठीक, अब हालांकि ये लोग इसी चीज के लिए लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा लड़ूंगा तो हम तुमको जो तुमको चाहिए वो हम तुमको दे देते हैं। साथ ही साथ राजपूतों की खास बात यह है कि वो पैसों के लिए तो लड़ते ही हैं, ठीक है, राज्य के लिए तो लड़ते ही हैं, लेकिन एक चीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त लड़ते हैं, वो उनका मान सम्मान। उससे वो कतई कोई चीज़ समझौता करते नहीं। अब इन्होंने कहा कि देखो यार, जो हमें चाहिए था वो तो तुमने दे दिया, लेकिन अभी इज्जत बाकी रह गई है, हमको चाहिए फुल इज्जत। क्या चाहिए? फुल इज्जत। किसने डिमांड की? राजपूतों ने, यानी जय सिंह और अजीत सिंह ने। बहादुर शाह, क्योंकि बहादुर शाह के सामने जो समस्या थी ये सेम समस्या रही है अकबर के टाइम पे। अकबर ने जब अपना रूल इस्टेब्लिश किया तो उसे भी इनसे राजपूतों से लड़ना पड़ा, और अकबर ने इन्हें बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया। अकबर ने इनसे कहा कि तुमको क्या चाहिए? इन्होंने कहा हमको चाहिए फुल इज्जत। अकबर ने फुल इज्जत दी, सबको राजा बना दिया, सबको महाराजा बना दिया, सबको जो चाहिए, जितना रिस्पेक्ट चाहिए भर भर के रिस्पेक्ट दिया। सारे राजपूत खुश, तो ईमान सम्मान बना हुआ है, अच्छी बात है। बहादुर शाह ने भी अकबर वाली पॉलिसीज अपनाई और इनको भर भर के मान सम्मान दिया। ठीक है, इनको अपने कोर्ट में बड़े अधिकारियों के तौर पे नियुक्त कर दिया। ठीक है, इन्हें सूबेदार बना दिया। कहाँ का? अब ये सूबेदार क्या होता है? सूबेदार बना दिया मालवा का, मालवा और गुजरात। ठीक है, मालवा और गुजरात का क्या बना दिया इन्हें? सूबेदार बना दिया। सूबेदार ऐसे समझो, सपोज करो कि आपके पास एक कंट्री है, ठीक है, अब इस कंट्री में आप यहाँ पर राज कर रहे हो, आप इसे कंट्रोल कर रहे हो, ये आपकी कैपिटल हो गई। अदर पार्ट्स को जैसे अपने यहाँ पे क्या है, हमने स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है, वैसे ही इन्होंने सूबों में डिवाइड कर रखा था। ठीक है, तो अपने स्टेट्स को डिफरेंट डिफरेंट सूबों में डिवाइड कर रखा था। तो एक सूबा दे दिया किसी एक व्यक्ति को और उसका हेड बोला जाएगा सूबेदार। तो सूबा बेसिकली क्या है? अ पीस ऑफ लैंड।
एक प्रांत समझ लीजिए, बड़ा एरिया, ठीक है। जैसे गुजरात, मालवा पूरा दे दिया। किसे दे दिया? अजीत सिंह को। और क्या बोला कि आप इसके अब सूबेदार, इसे संभालिए। इन्होंने कहा ठीक है, अब लड़ना ही क्यों है, जब ठीक है राज करने को मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो लड़ाई बंद। यहां से इनकी लड़ाई हो जाती है बंद। अभी एक व्यक्ति और नाराज थे, मराठास ये भी कुछ अपनी डिमांड कर रहे थे। इन्हें चाहिए था सरदेशमुखी। क्या चाहिए? सरदेशमुखी। ठीक है, सरदेशमुखी। सरदेशमुखी एक तरीके का टैक्स है। क्या है? एक टैक्स है जो कि नॉन मुस्लिम्स पर लिया जाता है। ठीक है, तो सरदेशमुखी टैक्स। अब मराठा ये चाहते थे कि डेक्कन का जो टैक्सेस है कलेक्शन, वो हमारे हाथ में दे दिया जाए। यानी डेक्कन की जो सरदेशमुखी है ये हमारे हाथ में दे दी जाए और हम इससे टैक्स कलेक्ट करें और इस टैक्स में से कुछ हिस्सा हम मुगल्स को देंगे। बहादुर शाह ने बोला ठीक है, डन, आप टैक्स कलेक्ट करिए, आपको हमने दे दी सरदेशमुखी। और आपके जो लीडर हैं, ठीक है, साहू, उन्हें हमने किंग ऑफ मराठास स्वीकार कर लिया। सो दे एक्सेप्ट साहू एज अ किंग ऑफ मराठास। साहू एज किंग ऑफ मराठास। ठीक है, साहू को बोल दिया कि भैया तुमको हम राजा मानते हैं मराठाओं का, और टैक्स कलेक्ट करने का भी अधिकार आपको दे दिया। मराठास हो गए शांत। अभी एक व्यक्ति और रह गए। मैंने आपको 3 पावर्स बताई थी, एक और रह गए। कौन? सिख। ये भी कुछ मांग रहे थे सर। क्या बोल रहे थे? ये तो फिर मांग ही क्या रहे थे, ये तो फिर इनको ख़त्म ही करने पर तुले हुए थे। बहादुर शाह ने बोला कि देखो सर ऐसा है कि हमको भी रहने दो, है ना, ठीक है सर रहने दो। क्या करें? हम आपको मनसबदार बना देते हैं, यानी एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छा रिस्पेक्ट वाला ओहदा हम आपको दे देते हैं। तो मनसब वॉज ग्रांटेड। मनसब वॉज ग्रांटेड, मनसब दे दिया सब। ठीक है, और उस समय जो सिखों के लीडर थे गुरु गोविंद सिंह, ध्यान रखना, उन समय सिखों के सबसे बड़े जो गुरु थे उस समय वो थे गुरु गोविंद सिंह। इनके साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली। ठीक है, तो इनके साथ क्या कर लिया भैया? शांति समझौता, कि आप हम पर हमला नहीं करोगे, हम आप पे हमला नहीं करेंगे, और आपको हम सम्मान देते रहेंगे। आप अपने एरिया में राज करते रहो, हम अपने एरिया में राज करते रहेंगे, कोई किसी पे हमला नहीं करेगा। ठीक, इन्हें भी मना लिया। अब क्योंकि आप हर किसी को मनसबदार बनाते जा रहे हो, हर किसी को मनसब ग्रांट कर रहे हो, मनसब बेसिकली बड़ा एरिया लैंड का, वो दे दिया गया। ठीक है, बस दे दिया गया, उसके बदले में कुछ लेंगे नहीं। मराठास को कह दिया था, उन्हें डेक्कन दे दिया, लेकिन बदले में टैक्स ले रहे हैं। ठीक है, बदले में टैक्स ले रहे हैं। अजीत सिंह और जय सिंह को अम्बेर और मारवाड़ दे दिया, वो दे दिया। मालवा और गुजरात का सूबेदार बना दिया, यानी टैक्स कलेक्ट ये लोग करेंगे और दिया मुगल्स को जाएगा। लेकिन मनसब जो चीज़ है ये एक तरीके से एक पीस ऑफ लैंड दे दिया, जिसमें से ना वो वापस लिया जाएगा कभी, ना कभी स्नैच किया जाएगा, ऐसा ही कहा गया, और टैक्स भी नहीं चाहिए। तो जब आप रेकलेस ग्रांट्स करते जाओगे, हर किसी को जो मांगे सो देते जाओगे, आपके पास बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। तो जब बहादुर शाह ये काम करता गया, देखो सर, है ना, तो एट लास्ट बहादुर शाह के पास बचा कुछ नहीं। पैसे भी गए, लेकिन कुछ समय के लिए शांति जरूर मिल गई। कुछ जगह के लिए शांति जरूर मिल गई, है ना।
तो क्योंकि जो कुछ राजा थे जो मुगल से तौर तरीक़ों से नाराज़ थे, वो फिर साथ आ गए, कहे कि नहीं ठीक है, हम आपको राजा स्वीकार करते हैं, महाराज स्वीकार करते हैं, सम्राट स्वीकार करते हैं, जो स्वीकार कराना है करा लो। ठीक है, एक गुडविल क्रिएट हो गई। अब क्योंकि शांति हो चुकी थी, लगातार टैक्स आ रहा था, तो इकोनॉमिकली भी स्ट्रेंथ मुगल एम्पायर होता जा रहा था, रिकवर कर रहा था खुद को। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी कहो, 1712 में डेथ हो जाती है। किसकी? बहादुर शाह की। बहादुर शाह। ठीक है, अब देखो, मैंने तुमसे कहा कि ये सबको बांटे जा रहे थे, तो बहादुर शाह क्योंकि हर किसी को जो मांग रहा था उसे दे देते थे, तो बहादुर शाह को एक टाइटल मिला। क्या मिला? शाह ए बेखबर, यानी ऐसा राजा जिसको यही पता नहीं है कि उसने किसे क्या क्या दे दिया, सब बांट दिया। तो इसे एक और नाम दिया गया, शाह ए बेखबर। ध्यान रखना, शाह ए बेखबर या साहिब ए बेखबर। साहिब ए बेखबर। शाह ए बेखबर या साहिब ए बेखबर, एक ही बात। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़, मैंने आपसे कहा कि बहादुर शाह ने पीस ट्रीटी साइन कर ली और गुरु गोविंद सिंह साहब को अपने पक्ष में ले लिया, शांत कर लिया। लेकिन सिख और बहादुर शाह के बीच में बहुत लंबे समय तक शांति बरकरार नहीं रहती है। कारण, जब ये शांति समझौता हो गए, उसके बाद सिखों में एक बड़े लीडर हुए हैं, बड़े फाइटर हुए हैं, बंदा बहादुर। बंदा बहादुर क्या, कौन हुए? बंदा बहादुर। इन्होंने कहा कि देखो गुरु गोविंद सिंह साहब, आपने साइन कर लिया, ठीक है, लेकिन हमको इन मुगल्स पे कोई भरोसा है नहीं, हमको अपनी सिक्योरिटी परमानेंट करनी है, इनके भरोसे हम नहीं रह सकते। इन्होंने क्या कि एक किला है, लोहगढ़ किला, एक फोर्ट है, क्या बोलते हैं इसे? लोहगढ़। इस पर रातों रात धावा बोल दिया, और क्योंकि इस लोहगढ़ फोर्ट को बनवाया ही गोविंद सिंह जी ने था, लेकिन ये अंडर था मुगल्स के, तो इन्होंने इसे रिकवर करने के लिए रातों रात हमला बोल दिया। अब क्योंकि पीस ट्रीटी तोड़ दी गई, बंदा बहादुर नाराज हो गया, बोला कि यार ये तुम क्या कर रहे हो यार, पहले तो बोलते हो शांति समझौता, फिर यार उसी चीज़ पे हमला कर देते हो, तो शांति समझौता रद्द, अब तुम हमारा कहर देखोगे। ठीक, बंदा बहादुर मार्च करता है, ठीक है, लोहगढ़ की तरफ। अब क्योंकि रास्ते में जा रहा है, उसने देखा कि यार लोहगढ़ जो है उसके आसपास छत्रसाल और बुंदेलाज, ये लोकल चीफ हैं, लोकल छोटे छोटे राजा हैं, अगर हम इनकी भी मदद ले लें तो आज लड़ाई हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो बंदा बहादुर, सॉरी कहाँ गया वो, बहादुर शाह प्लस छत्रसाल प्लस बुंदेलाज, इन दोनों को साथ में लेकर बहादुर शाह मार्च करता है लोहगढ़ फोर्ट की तरफ, और लोहगढ़ फोर्ट को दोबारा से अपने कब्जे में ले लेता है। जितने भी सैनिक उस समय पकड़े जाते हैं, बड़ा हार्श ट्रीटमेंट उनके साथ होता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये छत्रसाल और बुंदेलाज क्यों इनके साथ चले गए बहादुर शाह के साथ? बहादुर शाह ने कुछ पैसे दे दिए होंगे, ठीक है, और दूसरा ये बंदा बहादुर कुछ उत्पाती किस्म के व्यक्ति थे, है ना, ये थोड़े से लड़ाई में ज़्यादा फोकस करते थे। अब क्योंकि छत्रसाल बुंदेलाज से भी इनकी लड़ाई हो रखी थी, तो इन्होंने कहा कि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है, तो हो गए साथ ही। रिजल्ट ये निकला
कि बहादुर शाह ने लोहगढ़ फोर्ट को रिकैप्चर कर लिया। रिकैप्चर कर लिया, ठीक है। इसके बाद बहादुर शाह के बाद नया राजा आता है जिसको हम बोलते हैं जहांदर शाह। जहांदर शाह कब आता है? जब वो मरा होगा तभी आया होगा, तो यानी 1700, इरेजर लगाना ही पड़ेगा क्या? ठीक है, देखो 1712 में बहादुर शाह आता है। तो ये भी बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाता। अब आप कहोगे सर कितने लंबे समय तक नहीं रह पाता? भैया 1 साल नहीं टिक पाता ये। 1713 में इसका टाटा बाय बाय गुड नाइट हो जाता है, ठीक है। कारण जब बहादुर शाह मरा उसके बाद, क्योंकि बहादुर शाह की जो पॉलिसी थी वो बड़ी वैसी थी, शांति वाली पॉलिसी थी, है ना। और क्योंकि मरा तो सिर्फ औरंगजेब ही था, औरंगजेब के जो बनाए हुए अधिकारी थे, ठीक है, जो बनाए हुए नोबल्स थे, वो सब औरंगजेब वाली सोच रखते थे। तो जब बहादुर शाह मरा तो ये सब चाह रहे थे ये बहादुर शाह मर जाए, क्योंकि ये औरंगजेब वाले पैटर्न पे काम करने के आदी हो चुके थे जितने भी इसके अधिकारी थे। तो जैसे ही बहादुर शाह मरता है ये देखते हैं कि सर कोई ऐसा राजा ना बन जाए जो फिर से बहादुर शाह की तरह काम करना शुरू कर दे। तो बेसिकली जब एम्पायर कमज़ोर होता है, जब हाथी कमज़ोर होता है, तो कुत्ते भौंकना शुरू कर देते। तो जब राजा कमज़ोर होने लगे, है ना, कोई स्टेबल टाइम पीरियड नहीं देखने को मिलता है, तो हम ये देखते हैं कि जो उनके यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो अपने आप को बॉस समझने लगते हैं, ठीक है, वो अपने आप को बॉस समझने लगते हैं। अब क्योंकि बहादुर शाह की डेथ अचानक हुई थी तो कोई राजा उन्होंने नियुक्त नहीं किया था, कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। होता यह है, राजा की डेथ के बाद उनके परिवार के घर के जो भी लोग थे वो सब अपने आप को क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि भैया हम इस गद्दी के उत्तराधिकारी हैं, सब क्लेम करते हैं। अब क्लेम सही उसका निकलेगा जो पावरफुल होगा, और पावरफुल होने का मतलब उन अधिकारियों का जिसको सपोर्ट होगा। तो इन अधिकारियों में भी ग्रुपिंग हो जाती है, ये अधिकारी भी आपस में बट जाते हैं। तो सपोज करो 2 ग्रुप के अधिकारी हैं, 2 गुटों के अधिकारी हैं, और दोनों ने एक एक व्यक्ति को उठा रखा है कि हम इसको राजा बनवाएंगे, इसको राजा बनवाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेंगे, मारेंगे, काटेंगे, जो भी करेंगे। और हर ग्रुप चाहेगा कि वो जीते, क्योंकि अगर एक ग्रुप का व्यक्ति अपने मन चाहे एक ग्रुप अपने मन चाहे व्यक्ति को राजा बना देगा तो वो ग्रुप आज़ाद हो जाएगा, जैसे चाहे वैसे शासन करेगा, ठीक है। उस ग्रुप के जो मैंने कहा अधिकारियों का ग्रुप बन गया, उस ग्रुप के जो लीडर थे उस लीडर का नाम था जुल्फिकार खान। नाम याद रखें ना, जुल्फिकार खान। अब ये जुल्फिकार खान था, इसने जहांदर शाह को पकड़ के राजा बनवा दिया। हालांकि जहांदर शाह की कोई औकात नहीं थी राजा बनने की, लेकिन जुल्फिकार क्योंकि बड़ा पावरफुल अधिकारी था, नोबल था, है ना, इसने पकड़ा जहांदर शाह को, बोला कि तुम राजा बन रहे हो और हम तुमको सपोर्ट करेंगे, बनवा दिया। अब क्योंकि जहांदर शाह राजा बना था जुल्फिकार की मदद से, तो जुल्फिकार को भी कुछ ना कुछ चाहिए था, हर किसी को पावर चाहिए, पैसा चाहिए। तो जुल्फिकार राजा नहीं बन सकता था, इसे बना दिया गया वजीर। क्या बना दिया गया? वजीर। क्योंकि नाम जहांदर शाह के नाम पर पूरा राज चल रहा है, लेकिन राजकाज का जो भी काम था वो जुल्फिकार कर रहा था। अब सोचो जो वहाँ पर अधिकारी होंगे, है ना, वो सब यही कहेंगे ना कि साहब देखो नाम राजा तो जहांदर शाह है, काम सारा जुल्फिकार कर रहा है, तो आपस में थोड़ी घृणा तो होती है कि यार हम भी वही सिपाही हैं, तू भी वही सिपाही है, तेरे को इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, तेरे को मिल कैसे रहा है, तेरे को हम गिराएंगे पहले। तो सेम चीज़ होती है। तो जुल्फिकार क्या करता है? जुल्फिकार बहुत जल्दी ये चीज़ें भांप जाता है कि देखो हम ना औरंगजेब वाली पॉलिसी में बहुत लंबे समय तक नहीं जा सकते,
बहादुर शाह जो कर रहा था वो ठीक कर रहा था, तो बहादुर शाह वाली पॉलिसीज को ही कंटिन्यू करता है। सो ही कंटिन्यू पॉलिसीज ऑफ बहादुर शाह। यानी वही पॉलिसी कि आओ चलो मिल बैठकर हिंदुस्तान को लूटते हैं, ठीक है, राज करते हैं, मिल बांट कर राज करते हैं, ठीक है। इसके कुछ बड़े कदम उठाए गए जहांगीर शाह के टाइम पीरियड में। उठाए जुल्फिकार ने थे, नाम जहांगीर का था, तो हम हमेशा ये कहेंगे हाँ जहांगीर ने ये काम किया, ठीक है। पहला काम, जिजिया को खत्म कर दिया। जिजिया को खत्म कर दिया। अब आप बोलोगे जिजिया क्या है, तो जिजिया एक तरीके का टैक्स है जो कि नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता है, ठीक है। टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स, ठीक, ये लगता था तो इसने खत्म कर दिया। दूसरा बड़ा काम, क्योंकि सवाई मानसिंह को जयसिंह को हमने क्या बनाया था, कहाँ गए जयसिंह साहब, कहाँ हो, हाँ, जयसिंह को हमने अम्बेर का कार्यभार सौंप दिया था, ठीक है, अम्बेर का गवर्नर बना दिया था, ठीक है। जयसिंह ने बोला कि ठीक है तुमने अजीत सिंह को सूबेदार बना दिया, हमको क्या बना रहे हो, अगर हमको नहीं बना रहे तो फिर लड़ाई तलवारें फिर तैयार है हमारी। मैंने कहा भाई क्या चाहते हो, हमको भी रिस्पेक्ट चाहिए अजीत सिंह के बराबर, क्या चाहिए, हमको इज्जत चाहिए भाई, ठीक है, तो दे दी इज्जत। जो जयसिंह जी थे, जयसिंह, इनको एक टाइटल दे दिया, मिर्जा राजा सवाई, बड़ा टाइटल दिया। टाइटल क्या दिया, मिर्जा राजा सवाई, ठीक है, मिर्जा राजा सवाई। तो इन्हें बोला जाने लगा सवाई जय सिंह, राजा सवाई जय सिंह या मिर्जा राजा सवाई जय सिंह। अब देखो इसमें कोई पैसा लगा नहीं, लेकिन काम पूरा हो गया, ठीक है। अब अजीत सिंह ने बोला कि भाई ऐसा है कि तुमने मिर्जा राजा सवाई जय सिंह बोल दिया, हमको भी तो इज्जत चाहिए। तो साहब आपको सूबेदार बनाया था हमने, तो नहीं, अब इज्जत ज़्यादा चाहिए। क्या चाहिए साहब, इज्जत ज़्यादा चाहिए, ठीक है साहब, इज्जत ले जाओ भर भर के। क्या करो, अजीत सिंह को बोल दिया महाराजा अजीत सिंह। अब अजीत सिंह फूल के खुश, क्या बोल दिया ने, महाराजा अजीत सिंह। अजीत सिंह ने कहा यार ये बढ़िया सिस्टम है, नया राजा आए नए टाइटल ले लो यार, नई इज्जत ले लो, बढ़िया है, ठीक है। और इन्हें गुजरात और मालवा का क्या बनाया था, पहले सूबेदार बनाया था। क्या बनाया था, सूबेदार। अब इनको गुजरात का गवर्नर बना दिया। क्या बना दिया, गुजरात का गवर्नर, गवर्नर ऑफ गुजरात। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो 1 साल के टाइम पीरियड में इतना सब कुछ किया गया है। अब बोले अच्छा देखो एक ट्रेंड देखना, जैसे औरंगजेब मरा, बहादुर शाह आया, तीनों पहुंच गए, कौन, सिख, मुगल, मराठा, अपनी अपनी डिमांड लिस्ट लेकर। जैसे ही बहादुर शाह मरा, जहांगीर शाह आया, तीनों पहुंच गए अपनी अपनी डिमांड लिस्ट लेकर। तो इधर राजपूतों को शांत कर दिया कि तुमको क्या चाहिए, इज्जत चाहिए, तो भर भर के दे दी। मराठा पहुंच गए, मराठा बोले कि देखो ऐसा है कि हमको ना सरदेश मुखी तो मिल गई है ना, हमको सरदेश मुखी तो मिल गई, हमको अब चौथ भी चाहिए।
चौथ भी एक तरीके का टैक्स है, ठीक है। तो मराठा गॉट चौथ ऑफ डेक्कन, ठीक है। महाराजा गॉट मराठा गॉट चौथ ऑफ डेक्कन। चौथ मतलब एक तरह से चौथा हिस्सा, टैक्स कलेक्शन में एक तरीके का चौथा हिस्सा, ठीक है साहब। इन्हें भी मिल गई। अब मराठा फिर शांत, यार ये डिमांड लेकर ऐसे मान गया, अब कैसे लड़ोगे? नहीं अभी रुक जाओ, बाद में देखेंगे। अब आते हैं सिख, बोले कि यार हमको क्या चाहिए, हमको भी कुछ दो। इन्होंने बोला नहीं तुमको नहीं देंगे, तुम एक बार धोखा दे चुके हो, ठीक है। लोहगढ़ फोर्ट पे तुम्हारे बंदा बहादुर ने कब्जा के दोबारा कर लिया है ना, तुमको कोई कंसेशन नहीं है। तो पॉलिसी ऑफ ऑपरेशन कंटिन्यूड, ठीक है। तो पॉलिसी ऑफ ऑपरेशन अगेंस्ट सिख, ठीक है, इनके खिलाफ यही चीज चलती रहती है। अच्छा, एक बड़ा सुधार हुआ टैक्स कलेक्शन को लेकर जहांगीर शाह के टाइम पर, जिसे हमने बोला इजराह। क्या बोला? इजराह। ठीक है, इजराह। यूजुअली क्या होता है कि देखो पहले टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता था कि आपने कोई खेती की, ठीक है, और उस खेती पर अधिकारी जाते थे खेतों में, और आपने जो भी प्रोड्यूस किया है ना, उसमें से जो भी टैक्स बनता था वो कलेक्ट करते थे। अब ऐसा होता ही है ताकि लोग रातों रात सारी फसल काट लेते थे और गायब हो जाते थे, यानी टैक्स कलेक्शन बड़ा डिफिकल्ट हो गया था, ठीक है। टैक्स कलेक्शन बड़ा डिफिकल्ट हो गया। उन्होंने कहा टैक्स ऐसे कैसे कलेक्ट होगा, एक तो कोई फिक्स पैमाना नहीं है हमारे पास, कोई फिक्स तरीका नहीं है कि हम कैसे टैक्स को नापेंगे कि इस व्यक्ति पर कितना टैक्स लगना चाहिए और कैसे कलेक्ट करेंगे। तो एक बड़े हुए हैं, क्या नाम है उनका, मेजरमेंट का सिस्टम दिया है उन्होंने, राजा टोडरमल। टोडरमल, ठीक है। इन्होंने कहा कि देखो एक काम करो, जो खेत हैं इनको ना आप ऐसे मत बोलो कि आप जो भी उगाओगे उसमें से हम आपको 10 इतना लेंगे, इतना परसेंटेज मत बोलो। आप बोल दो कि तुम्हारे पास इतना खेत है, हम तुमसे इतना लेंगे, चाहे तुम उगाओ या मत उगाओ, ठीक है। फिक्स्ड रेट कर दो, चाहे आपकी पैदावार हो या ना हो, ठीक है। तो राजा टोडरमल ने बोला कि आप फिक्स्ड रेट कर दो ताकि टैक्स कलेक्शन आसान हो जाए, फिक्स रेट ऑफ टैक्सेस, ठीक। तो सरकार ने क्या बोला, सरकार गई और बोली कि देखो ऐसा है कि ये ज़मीन है, ठीक है, और इस ज़मीन से हम इतना तुमसे टैक्स लेंगे, कौन कौन इस ज़मीन को हमसे लेने को तैयार है। एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर चले गए। ध्यान रखना, इजरा एक तरीके क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिटवीन फार्मर एंड गवर्नमेंट, ठीक है, बिटवीन फार्मर एंड गवर्नमेंट। अब क्योंकि इतना सब कुछ काम कौन कर रहा था, इतना सब कुछ काम कर रहा था जुल्फिकार। जहांगीर साहब बोला है कि यार राजा मैं हूं या तू है। जुल्फिकार ने बोला सर राजा तो आप हो, या फिर मैं कुछ नहीं क्यों नहीं कर रहा, तू सारे काम क्यों कर रहा है। मैंने कहा सब काम तो हम ही करेंगे, राजा तो हमने आपको बनाया। अब क्या हुआ, जहांगीर साहब और जुल्फिकार के बीच में थोड़ी तनातनी हो गई, थोड़ी सी वो हो गई, क्या कहते हैं, कन्फ्यूजन। शक एक दूसरे को होने लगा कि यार कल को ऐसा ना हो कि जहांगीर साहब इतना पावरफुल हो जाए और मेरे को मार दे, हटा दे और खुद राजा बन जाए। जहांगीर साहब बड़ा वो हुआ, घबराया। जहांगीर साहब ने जुल्फिकार की पावर्स को कटेल करना शुरू कर दिया, इसके पर काटने शुरू कर दिए। जुल्फिकार बोला कि मेरी बिल्ली और मुझी से मैं आऊँ, नहीं चलेगा, क्या करें।
जुल्फिकार ने बोला कि देख ऐसा है कि अगर मैं तेरे को राजा बना सकता हूं तो मैं किसी को भी राजा बना सकता हूं। अच्छा ये बात है। अब क्योंकि जहांगीर शाह और जुल्फिकार के बीच में ट्रस्ट खत्म हो चुका था, ये दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करने शुरू कर दिए थे। इसी का फायदा उठाते हैं सैयद ब्रदर्स। इनकी आपस की लड़ाई का फायदा उठाते हैं सैयद ब्रदर। अब सैयद ब्रदर एक तरीके से मैंने आपसे बताया था कि जुल्फिकार जब बना था, जुल्फिकार जब पावर में आया तो कई और भी गुट्स हुआ करते थे, है ना, अधिकारियों के, नोबल्स के। तो एक गुट के लीडर हुआ करते थे ये सैयद ब्रदर। तो उन्होंने कहा कि अभी राजा और वजीर के बीच में आपस में थोड़ा लड़ाई चल रहा है, इसका फ़ायदा उठाओ। और फ़ायदा क्या उठाओ कि जहांगीर शाह का जो भतीजा था इसको राजा बना लेते हैं। ठीक, क्या करोगे, हमला करवाओ। और जहांगीर शाह और इसके भतीजे के बीच में लड़ाई करवा दी, जुल्फिकार को ख़त्म करवा दिया सैयद ब्रदर्स ने, और सैयद ब्रदर्स ने राजा बनवा दिया फर्रुखशियार को। किसे राजा बनवा दिया? फर्रुखशियार। फर्रुखशियार को। अब फर्रुखशियार की कहानी से हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे।